अभिलाषा हिंदी एकेडमी में एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। हम देख रहे थे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट। अभी तक हम सब हिंदी साहित्य का इतिहास मतलब हिंदी गद्य की विविध विधाएं हम देख चुके हैं और हिंदी गद्य से संबंधित सभी प्रश्नों पर लगभग देख चुके हैं। अब हम हिंदी व्याकरण पर प्रश्न देख रहे हैं। हिंदी व्याकरण पर भी हमारे 2 से 3 कक्षाएं आ चुकी हैं। आज ये संभवतः मेरी चौथी कक्षा है। उम्मीद है ये आप लोगों की आगामी आने वाली परीक्षाओं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या यूजीसी नेट की परीक्षाओं के को क्रैक करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी और इनसे जरूर आपको आगामी परीक्षाओं में प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए बिना देर किए आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं, पर उससे पहले आप सभी से निवेदन है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो अपभ्रंश से। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश भाषा की स्थिति काल है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। अपभ्रंश भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा तथा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है, जिसके कारण इसे संधिकालीन भाषा भी कहा जाता है। इसका कालक्रम सामान्यतः 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा के बीच माना गया है। इनमें से अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा तक। तो तारांकित प्रश्न है हालांकि ये। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश के किस बोली से माना जाता है? तो सिंधी भाषा का विकास ब्राह्मण से हुआ है। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? निम्नलिखित में से रीवा, सतना, शहडोल, बघेली के क्षेत्र हैं। बी, वर्धा की राष्ट्रभाषा सुधार समिति की ओर से देवनागरी में जो सुधार हुआ वह स्वर खड़ी के नाम से जाना जाता है। सी है, खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौरवी है। और डी है, राजस्थानी उपभाषा का विकास पैसाची अपभ्रंश से हुआ। तो असत्य कथन इसमें डी है, राजस्थानी उपभाषा का विकास पैसाची से नहीं बल्कि राजस्थानी का शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है और पंजाबी का विकास पैसाची से हुआ है, पैसाची अपभ्रंश से। राजस्थानी उपभाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है तथा शेष कथन असत्य हैं और पंजाबी भाषा का विकास पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शौरसेनी, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। तो यही क्रम इसका सही है। संस्कृत आया, उसके बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश और उसके बाद पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली का समय आता है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुँचती है, फिर अपभ्रंश अवहट्ट से गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। विशुद्धतः हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। हिंदी का विकास क्रम है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शौरसेनी, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विशिष्ट भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। भारत में 4 भाषा परिवार भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक व चीनी तिब्बती मिलते हैं। भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर भारोपीय परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है और हिंदी भारोपीय भारत यूरोपीय की भारतीय ईरानी शाखा की भारतीय आर्य इंडो आर्यन उपशाखा से विकसित एक भाषा है। हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा के से आए हैं? तो संस्कृत से आए हैं। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो हिंदी का संबंध भारोपीय भाषा परिवार से। पाली किस धर्म की भाषा है? पाली बौद्ध धर्म की भाषा है। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। इसे सबसे पुरानी प्राकृत भी कहते हैं। यह बौद्ध धर्म की भाषा है। इसी भाषा में भगवान बुद्ध और उनके अनुयायियों ने जन साधारण को उपदेश दिए। ये सिंहल या श्रीलंका के लोग पाली को मागधी कहते हैं क्योंकि इस भाषा की सृष्टि मगध में हुई थी। पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा तक।
500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा तक का समय पाली भाषा का माना जाता है। प्राकृत का प्रारंभिक रूप पाली कहलाया। दूसरा रूप साहित्यिक प्राकृत तथा तीसरा रूप अपभ्रंश। यद्यपि प्राकृत भी अपनी शब्द संसार को भरने के लिए संस्कृत का आश्रय लेती रही है, तथापि उसमें एक प्रकार की प्रकृतिजन्य सहजता तथा सरलता छाई रही, अतः वह जनसाधारण के अति निकट रही है तथा उसका रूप निरंतर परिवर्तित होता रहा। प्राकृत का काल विभाजन इस प्रकार किया जा सकता है। प्रथम प्राकृत काल पाली काल ईसा पूर्व 500 से पहली ईस्वी तक। द्वितीय प्राकृत काल साहित्यिक काल ईस्वी सन 1 से पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक। और तृतीय प्राकृत काल अपभ्रंश काल, इसको 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। बौद्ध काल में संस्कृत की अपेक्षा प्राकृत को महत्वपूर्ण पद प्राप्त हुआ और बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथों, धम्मपद, जातकों तथा कथा साहित्य की रचना पाली नामक प्राकृत में ही हुई है। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है पाली। भाषा के विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था पाली थी। पाली की पूर्वकालीन अवस्था संस्कृत थी। भारतीय आर्य भाषाओं का विकास क्रम इस प्रकार रहा है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट रही है। हिंदी वस्तुतः अपभ्रंश का एक परवर्ती रूप भी रहा है, जिसे अवहट्ट कहते हैं। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है पाली भाषा। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? तो छोटा नागपुर है। छोटा नागपुर मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र है। राजस्थान तथा मध्य प्रदेश आर्य भाषा परिवार एवं तमिलनाडु द्रविड़ भाषा परिवार का क्षेत्र है। बनारसी किसकी उपबोली है? तो ये तारांकित प्रश्न है। बिहार के शाहाबाद जिले के भोजपुर गांव के नाम के आधार पर भोजपुरी बोली का नाम पड़ा है। मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से विकसित इस बोली का क्षेत्र बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहाबाद, चंपारण, सारण तथा आसपास का कुछ क्षेत्र है। हिंदी प्रदेश की बोलियों में भोजपुरी बोलने वाले सबसे अधिक हैं। अतः स्पष्ट है कि बनारसी भोजपुरी की उपबोली है, जो कि विकल्प में नहीं है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर गलत बताते हुए मूल्यांकन से बाहर कर दिया। वर्तमान में समस्त बिहार मैथिली, मगही तथा भोजपुरी क्षेत्र में है। साहित्यिक भाषा के रूप में हिंदी का ही प्रचलन है, किंतु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि बिहारी बोलियों की उत्पत्ति उसी प्राकृत से हुई है जिससे हिंदी की। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। भोजपुरी की उत्पत्ति हुई है मागधी अपभ्रंश से। इनमें से कौन सा गलत है? विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा होता है। रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है। बोली दैनंदिन व्यवहृत होने वाली घरेलू अभिव्यक्ति का माध्यम होती है और विभाषा बोली का विकसित रूप है। तो इसमें से विकल्प बी सत्य है। रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है। ये कथन गलत है, मतलब असत्य है। विकल्प बी का कथन गलत है, क्योंकि बोली भाषा के क्षेत्रीय रूप होती है जो अपने सीमित क्षेत्र में दैनिक जीवन के नित्य व्यवहार में प्रयुक्त होती है। यह भाषा का अल्प विकसित रूप होती है। हिंदी की उपभाषाएं अब शुरू होती हैं। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, जिनकी बोलियां इस प्रकार है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, यह मालवी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली हरियाणवी, जिसे बांगरू भी कहते हैं, दक्षिणी ब्रजभाषा बुंदेली और कन्नौजी आती है। राजस्थानी हिंदी या मलावी, भोजपुरी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी आती है। मालवी यहाँ पर आ गया है राजस्थानी के नीचे। ये राजस्थानी हिंदी की बोली है। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और बिहारी हिंदी की बोली है भोजपुरी, मगही, मैथिली। पहाड़ी हिंदी की बोलियां हैं कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा में सम्मिलित नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी में बघेली नहीं सम्मिलित है, ये पूर्वी हिंदी की बोली है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो गढ़वाली आती है, गढ़वाली भाषा आती है।
मध्य पहाड़ी हिंदी की उपभाषा के अंतर्गत। गढ़वाली और कुमाऊनी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। यह बोली शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। शौरसेनी अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है कन्नौजी अवधी। खड़ी बोली बुंदेली, तो यही सही है, खड़ी बोली और बुंदेली ये पश्चिमी हिंदी की बोलियों का युग्म सही है। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या शब्द प्रयोग किया था? तो खड़ी बोली हिंदी के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने जनपदीय हिंदुस्तानी नाम का प्रयोग किया था। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने जनपदी हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया। राहुल संकृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया। खड़ी बोली हिंदी शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है, आकार बहुला बोली है। लल्लू लाल तथा सदल मिश्र ने खड़ी बोली का साहित्यिक नाम दिया था। लल्लू लाल तथा सदल मिश्र ने खड़ी बोली साहित्यिक नाम दिया है। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो ये राजस्थानी हिंदी की बोली है। मेवाती राजस्थानी उपभाषा वर्ग की बोली है। मेवाती को उत्तरी राजस्थानी भी कहते हैं। राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत पश्चिमी राजस्थानी, मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी, जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी, मेवाती और दक्षिणी राजस्थानी मालवी हैं। उत्तरी राजस्थान में इसका क्षेत्र अलवर, भरतपुर तथा आसपास के क्षेत्र हैं। मेव जाति के इलाके मेवात के नाम पर इसे मेवाती नाम कहते हैं। अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है। छत्तीसगढ़ी बोली के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? तो छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। बघेली हिंदी के किस उपवर्ग भाषा की बोली है? तो ये पूर्वी हिंदी की बोली है बघेली। मालवी हिंदी किस उपभाषा की बोली है? मालवी राजस्थानी हिंदी की बोली है। पवारी इनमें से किस बोली से संबंध है? तो पवारी बुंदेली से संबंधित है। बुंदेली हिंदी भाषा की एक बोली है, जबकि पवारी, भदवा, भदावरी, राठौरी इत्यादि उसकी उपबोलियां हैं। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो बांगरू पश्चिमी हिंदी की उपभाषा वर्ग की बोली है। बांगरू पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली के अंतर्गत आती है। बांगरू को हरियाणी या हरियाणवी भी कहते हैं। बांगरू शुष्क उच्च भूमि भूभाग के कारण यहाँ की बोली का नाम बांगरू पड़ा। इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। करनाल, रोहतक, दिल्ली तथा हिसार के क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो पश्चिमी उत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश से हरियाणवी या बांगरू बोली अपभ्रंश विकसित हुई है। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? तो पूर्वी हिंदी का की विशेषता है। हिंदी खड़ी बोली से अवधि की विभिन्नता मुख्य रूप से व्याकरणात्मक है। इसमें कर्ता कारक के परसर्ग विभक्ति ने का नितांत अभाव है। अन्य उपसर्गों के प्राय दो रूप मिलते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। कर्म संप्रदान संबंधक का कारण संबंध सत ते से अधिकरण मा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है गठन की दृष्टि से हिंदी क्षेत्र की उपभाषाओं को दो वर्गों पश्चिमी और पूर्वी में विभाजित किया जाता है। अवधी पूर्वी के अंतर्गत है। पूर्वी की दूसरी उपभाषा छत्तीसगढ़ी है। अवधी को कभी कभी बैसवाड़ी भी कहते हैं, परंतु बैसवाड़ी अवधी की एक बोली मात्र है जो उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली और फतेहपुर जिले के कुछ भागों में बोली जाती है। निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता है? तो अवधी में कर्ता कारक का चिन्ह यानी ने प्रयुक्त नहीं होता है अवधी भाषा में। निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन के अर्थ में किया जाता है? तो ये अवधी में किया जाता है। अवधी में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन मैं के अर्थ में किया जाता है। गैल, भैल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं? ये भोजपुरी की भूतकालिक क्रियाएं हैं। गैल और भैल, गैल भैल आदि भोजपुरी बोली की भूतकालिक क्रियाएं हैं। किस बोली में अंध और अंध के स्थान पर न हो जाता है? तो ये हो जाता है भोजपुरी में। भोजपुरी बिहारी हिंदी उपवर्ग की बोली है जिसमें अंध और अंध के स्थान पर न हो जाता है। जैसे सुन्नर, सुंदर के जगह पे चांद नहीं है, चांद की जगह पे
कान, कंधा, अन्हार यानी अंधकार इत्यादि शब्द इसके उदाहरण हैं। अब इस प्रश्न पत्र को, इस कक्षा को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। इसके आगे के प्रश्न हम देखेंगे हिंदी की ध्वनियों से, ये हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक आप सभी से प्रार्थना है, पहली बार चैनल पर आए या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।